Assalamualaikum, good evening. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच. ओके, वेल लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एड्स के बारे में. तो जो लास्ट हमने पढ़ा था, किसी ने भी देखा है? वालेकुम अस्सलाम. किसी ने एच आई वी एड्स के बारे में देखा है कि क्या क्या होता है एड्स, एच आई वी क्या है? ओके, वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर यू विल बी फाइन. ओके, एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं एच आई वी एड्स के बारे में. इम्यून डेफिशिएंसी वायरस से होता है. Human immunodeficiency viruses, which stands for human beings infects only human beings. Immunodeficiency viruses that weakens the immune system and increase the risk of infection, and B viruses that attack the body. Okay, आवाज बेहतर हो जाएगी. A specific type of viruses, that virus is known as rotaviruses, that affects the human body. अच्छा, आज की छुट्टी क्यों ले लेते? ओके, वॉइस ठीक हो जाएगी. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. एच आई वी बेसिकली है क्या? ओके, एच आई वी ह्यूमन immunodeficiency viruses infection results from one to two similar retroviruses और वो retroviruses एच आई वी वन है और एच आई वी टू है. That starts CD4 lymphocytes and impairs cell-mediated immunity, increasing the risk of certain infections. ओके, वन टू टू टाइप्स के रोटा वायरसेस होते हैं दैट आर सिमिलर इन नेचर, जिनमें एच आई वी वन है और एच आई वी टू है. अब ये दोनों वायरसेस क्या करते हैं कि सी डी फोर लिम्फोसाइट्स को उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है. ओके, अब ये इम्यूनिटी दो तरह से होती है. वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड अदर वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अब ये दोनों इम्यूनिटी को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहे होती हैं. जो एच आई वी वन है, ये causes most of the worldwide infections, जिनमें हर 3 सिम्प्लेक्स वायरसेस हैं. बट एच आई वी टू जो वायरसेस है दैट causes
substantial proportions of infection in the part of West Africa. Both viruses are prevalent and make infect patients. HIV-2 appears to be less virulent than HIV-1. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। रोटा वायरसेस क्या होते हैं? रोटा वायरसेस आर इनवेल्व viruses defined by their mechanism of replication via reverse transcription to produce DNA copies that integrate in the host cell genome. Instead of that, HIV produces cellular immunodeficiency characterized by depletion of helper T lymphocyte CD4 cell, and the loss of CD4 cell results in the development of opportunistic infection and neoplastic processes. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अगेन इसको देख लेंगे कि क्या क्या है। अब होगा क्या कि when the CD4 cell counts drops below than 200 per microliter, then the stage of clinical AIDS has been reached. This point at which the characteristic opportunistic infections and new plasma of AIDS appears, ये वो स्टेज होती है जिसमें लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर CD4 सेल की क्वांटिटी होगी। तो उस टाइम जो एड्स है दैट बिकम सिम्टोमेटिक और ये सिम्टम्स और इसके अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे शोर आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो किसी चीज़ का नहीं है। आवाज़ क्यों कट रही है? आप पेज को रिफ्रेश करके देख लें एक दफ़ा। इसकी जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग HIV और इन्फेक्टेड CD4 lymphocytes। दूसरा हाईएस्ट रिस्क ऑफ फॉर बिकमिंग इन्फेक्टेड विद HIV इन्फेक्शन, जिसके अंदर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV पॉजिटिव पर्सन, शेयरिंग नीडल एंड फ्रिंजेस विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स। थर्ड वन इज maternal fetal exposure, vertical or by breast milk, baby to mother to baby या breast milk इसमें स्प्रेड हो रहा होता है। Other possible risk factors are tattooing, body coursing and blood products. इस तरह इनकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड जिनके अंदर कफिंग है, स्नीजिंग है, इंसेक्ट बाइट्स हैं, पब्लिक बॉल्स है, हैंड शेक्स है, वर्कर्स स्कूल कॉन्टेक्ट्स है, यूजिंग टेलीफोन्स है, शेयरिंग कप्स है, किसिंग है, वाटर फूड, इन फूड के थ्रू HIV ट्रांसमिट नहीं होता। दीज रिस्क फैक्टर्स अगेन वही हैं जिनके अंदर शेयरिंग infected injections of use equipments and the sexual relationship with infected individuals, both male or female हो सकते हैं। Infants born to mothers with HIV infections or who are breastfed by the HIV infected mothers. People who receive organ transplantation, HIV infected blood or blood products हो सकते हैं, especially इसके अलावा एड्स बेसिकली क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अब acquired not inherited, I weakens the immune system, D creates a deficiency of CD4 cell in the immune system, or S syndrome are a group of illness taking place at the same time. When the immune system becomes weakened by the HIV, the illness progresses to AIDS. वाइस क्यों कट रही है बेटा? Okay, HIV is the virus that causes AIDS or disease limits the body ability to fight infection. A person with AIDS has a very weak immune system and having no cure. ये 5 स्टेजेस हैं जो कि CDC ने दी थी। CDC ने कहा था कि पहली जो स्टेज होती है इसके अंदर सीरो कन्वर्जन इलनेस होती है। सीरो कन्वर्जन इलनेस के अंदर 1 to 6 वीक आफ्टर द एक्वायरिंग द इन्फेक्शन। ओके, और फीलिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लू। सीरो कन्वर्जन इलनेस जो कि इन्फेक्शन के बाद 1 to 6 वीक तक एग्जिस्ट करती है और इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में ये होता है कि 1 to 6 वीक्स के बाद वायरस लेवल्स आर लो एंड रेप्लिकेशन कंटिन्यूज टू स्लोली। वायरस रेप्लिकेट करता रहता है। CD4 और CD8 लिम्फोसाइट्स का लेवल नॉर्मल रहता है लेकिन कोई सिम्टम अपीयर नहीं होती, इवन कि ये ईयर्स तक परसिस्ट कर रही होती है। उसके बाद PGL होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी होना शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड्स उस पेशेंट्स के स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी।
फॉर 3 months और longer एंड नॉट ड्यू टू अदर काज, तो कोई और अगर काज डिटेक्ट ना हो और एड्स की वजह से अगर नेफ्रोडिनोपैथी डेवलप हो रही होती है तो उसमें परसिस्टेंट जनरलाइज नेफ्रोडिनोपैथी होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ स्टेज के अंदर सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के अंदर दिस स्टेज मैनिफेस्ट विद द सिम्टम्स इन एडिशन फिर में भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसके अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एंड कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इज रेफर टू एज एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC होना शुरू हो जाएगा। स्टेज 4 के अंदर ARC होएगा, एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइन और सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और एड्स क्या है, एड्स फाइनल स्टेज हो जाएगी। फाइनल स्टेज के अंदर दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसके अंदर लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर CD4 सेल की तादाद होना शुरू हो जाएगी। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन अपेयर होना शुरू हो जाएंगी और ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। The sign of life-threatening infections and unusual tumor, the stage is characterized by CD4 cell count below than 200 cell per millimeter cube. Or there are a small group of patients who develop AIDS very slowly or never at all. These patients are called non-progressors. कुछ patients के अंदर AIDS के symptoms होते हैं लेकिन उनके अंदर स्लोली और प्रोग्रेसिवली डेवलप हो रहा होता है लेकिन साइन और सिम्टम अपेयर नहीं होती या बिल्कुल साइन और सिम्टम अपेयर भी नहीं होती और उन पेशेंट्स को नॉन प्रोग्रेसर्स कहा जाता है। वेल इसके अलावा आज के हमने पैथोफिजियोलॉजी उसकी देखनी है कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होता है। पहली जो चीज़ है कि इसमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है, इम्यूनो सप्रेसर्स के तौर पे काम कर रहा होता है। अब इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करता है कि जो HIV है WBC को अटैक करता है, जिनको CD4 सेल्स भी कहा जाता है। अब CD4 सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द इलनेस। दूसरा काम क्या करता है कि जो HIV वायरस है दैट इज ए रोटा वायरस, और रोटा वायरस इज ए राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस दैट रिवर्स to the deoxyribonucleic acid DNA before reproducing or replicating. It is the DNA gene that enables the viruses to replicate. HIV invades mainly the helper T cells to replicate itself, or over the time the body's ability to fight common infection is lost और opportunistic infection होना शुरू हो जाती है। ओके ये इसका लाइफ साइकिल है जिसमें पहला अटैचमेंट होएगा, उसके बाद अनकोटिंग होती है, तीसरा DNA सिंथेसिस होती है, चौथा इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, क्लीवेज, ट्रांसपोर्टेशन और बडिंग हो रही होती है। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको और इजीली अंडरस्टैंड करवाया जा सकता है, जिसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है कि अटैचमेंट होती है। अब अटैचमेंट में कोई भी अगर HIV वायरस आता है, HIV वायरस जैसे ही आएगा तो वो क्या करेगा कि वो अटैक करेगा, ये अटैचमेंट करेगा, अटैच टू एंड पेनिट्रेट होस्ट दी सेल या CD4 मॉलिक्यूल। ये CD4 सेल्स के साथ अटैच होने के बाद यहाँ पे कीमोकाइन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं और कीमोकाइन रिसेप्टर के थ्रू ये बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट होने के बाद जो HIV RNA वायरसेस हैं या सेवरल HIV इनकोडेड एंजाइम्स वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं होस्ट सेल के अंदर। That diagram is very very important to understand the pathophysiology. पहली जो चीज़ मैंने ये बताई है कि जैसे ही HIV आएगा तो क्या करेगा कि होस्ट T सेल के साथ via CD4 मॉलिक्यूल के कीमोकाइन रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट होने के बाद पेनिट्रेशन करेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद वायरल रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी। वायरल रेप्लिकेशन रिक्वायर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली क्या है कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसमें HIV RNA की कापी बनाना शुरू कर देगा और प्रोवायरल DNA प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही इसकी कापीज बनना शुरू होएगी, कापीज बनने के रिजल्ट में फ्रीक्वेंट म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है और फ्रीक्वेंट म्यूटेशन जैसे ही होएगी तो न्यू HIV जीनोटाइप डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब ये म्यूटेशन क्या करती है कि म्यूटेशन जनरेशन ऑफ HIV को फैसिलिटेट करेगी that can resist by host immune cell and by antiretroviral drugs। अगर एंटीरिट्रोवायरल ड्रग दी जाती हैं तो इसको वो इनहिबिट कर रही होती है। आवाज़ मजे की नहीं आ रही।
पता नहीं बेटा कोई नेटवर्क का एरर हो सकता है, लेकिन आवाज़ तो मतलब की आनी चाहिए। ओके, आप बताइएगा आवाज़ से क्या है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोवायरल डीएनए था वो सेल के अंदर इंटर होएगा या न्यूक्लियस के अंदर इंटर होएगा, और इंटर होने के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देगा। और इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो होस्ट सेल का डीएनए है उसके अंदर इंटीग्रेशन होने के बाद एचआईवी एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। एचआईवी एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, और जो डीएनए है उसकी डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है वो सेल के अंदर। और प्रोवायरल आरएनए एचआईवी जो डीएनए था दैट कैन बी ट्रांसक्राइब टू एचआईवी आरएनए, और ट्रांसलेशन टू एचआईवी प्रोटीन होना शुरू हो जाती है। इसके रिजल्ट में ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे जो मेंशन की गई है वो 41 और 120 है। और एचआईवी प्रोटीन्स आर असम्बल्ड होना शुरू हो जाएगी इनटू एचआईवी न्यूरॉन एट दी होस्ट सेल इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद इसकी बडिंग होना शुरू हो जाएगी सेल सरफेस से। जैसे ये बडिंग होएगी तो होस्ट सेल थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। पहली जो चीज़ है मैंने ये कहा है कि इसकी अटैचमेंट होएगी। अब जैसे कोई एचआईवी वायरसेस आएगा या एचआईवी आरएनए रोटा वायरस आएगा, रोटा वायरस ने क्या किया, कीमोकाइन या रिसेप्टर के साथ इसने बाइंड किया। बाइंड करने के बाद सेल के अंदर आता है। सेल के अंदर जैसे ही आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मौजूदगी में ये सेल के अंदर इंटर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने के बाद इसने डीएनए को सिंथेसाइज करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होएगी, उसके रिजल्ट में जिस तरह आरएनए की स्ट्रक्चर्स थी सेम इसने डीएनए की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी है। उसके बाद आरएनए की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी, सेकंड आरएनए स्टैंड बनना शुरू हो जाएंगे, और दीज स्टैंड्स लुक लाइक सेम स्टैंड्स ऑफ द होस्ट सेल। इस तरह ऑलरेडी होस्ट सेल के डीएनए के स्टैंड्स थे सेम उसी तरह के डीएनए के स्टैंड्स बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा कि ये डीएनए जो कि वायरल डीएनए था ये सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करेगा। उसके बाद होस्ट सेल तक पहुंचेगा और वहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। इंटीग्रेशन होएगी, प्रोवायरसेस बनना शुरू हो जाएंगे। प्रोवायरसेस बनेंगे तो होस्ट सेल के अंदर अगेन ये प्रोवायरसेस की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है। डीएनए की अगेन ट्रांसक्रिप्टेशन होती है। ट्रांसक्रिप्टेशन के रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए और वायरल जीनोम 1000 बनना शुरू हो जाते हैं, मोर देन 1000 बनने के बाद ये क्या करते हैं कि जो वायरल आरएनए होते हैं ना उनकी ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाती है, वायरल एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। वायरल एंजाइम प्रोड्यूस होने के बाद सेम स्ट्रक्चर्स प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे सेम स्ट्रक्चर प्रोटीन की सिंथेसिस होएगी तो वो प्रोटीन्स होस्ट सेल यूटिलाइज करता है। होस्ट सेल यूटिलाइज करने के बाद वायरल असेंबली होती है, और उसके बाद बड़े होना शुरू हो जाती है। और ये बड़े के रिजल्ट में ये अगेन मल्टीपल इन्फेक्शन या मोर देन थाउजेंड्स वीरोन प्रोड्यूस होती हैं, और ये बाकी जो CD4 सेल्स हैं इन्फेक्ट करना शुरू कर देती हैं। एक दफ़ा अगेन बता देता हूँ बेटा, मैंने ये कहा है कि पहले ये चीज़ है कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह का है। लाइफ साइकिल में ये होता है कि HIV है ये अटैच करता है और पेनिट्रेट टू होस्ट की सेल है। उसके बाद एक शॉर्ट समरी इसकी ये है कि जैसे ही अटैचमेंट होएगी होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेशन होएगी। पेनिट्रेशन के बाद HIV RNA रिलीज होएगा। होस्ट सेल के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉपी बनाता है वायरल RNA की एज ए प्रोवायरल डीएनए। उसके बाद ये जो प्रोवायरल डीएनए है ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटर होता है। HIV इंटीग्रेशन होती है, उसके रिजल्ट में जो प्रोवायरल डीएनए है उसकी इंटीग्रेशन होस्ट सेल के डीएनए के साथ हो रही होती है। इस सेम कॉपी जिस तरह के होस्ट सेल की होती है उसी तरह ये जो वायरल डीएनए होता है वो बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद होस्ट सेल क्या करता है, होस्ट सेल देन प्रोड्यूसेस HIV RNA, और HIV प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और HIV प्रोटीन्स
की असेंबली होती है इनटू HIV वायरॉन। उसके बाद इसकी बडिंग होना शुरू हो जाती है फ्रॉम सेल सरफेस, और HIV प्रोटीज cleaves the viral protein, converting the immature viral to mature और infection प्रोड्यूस हो जाता है। ये चार्ट था, इस तरह ये बॉडी के अंदर, ये होस्ट सेल के अंदर डिवेल्प होता है और डिजीज काज कर रहा होता है। अब यहाँ पे भी यही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि HIV अटैच टू सेल सरफेस रिसेप्टर CD4 एंटीजन और स्पेसिफिक कीमोकाइन रिसेप्टर, जिसको CD4 एंटीजन सेल मिल जाए तो ठीक है, या कीमोकाइन रिसेप्टर्स मिल जाए तो ठीक है। ओके, थैंक यू मरियम, वेलकम बैक। ओके, दूसरा कंडीशन ये होती है कि वायरस और सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो वायरल कोर इंटर द सेल और वायरल RNA and core proteins are released from the viral core and then actively transported to the nucleus. Then third पे क्या होगा कि viral RNA genome is converted into double stranded DNA through an enzyme unique to viruses known as reverse transcriptase. फोर्थ वन में डबल स्टैंडर्ड वायरल RNA DNA मूव्स इनटू द सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा और सेम कॉपीज DNA की बनना शुरू कर देगा, or using a unique viral enzyme called integrase, the viral DNA is integrated into cellular DNA. Okay. उसके बाद shorter splice RNA are transported to the cytoplasm and used for the production of several viral proteins that are then modified into Golgi apparatus of the cell, or full length genomic RNA are transported into cytoplasm. New virus is assembled and then bird off and mature viral is released, mature virus is released। तो इस तरह इसकी ये कहते हैं, इस तरह ये सेल के अंदर इंटर होने के बाद इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। इस इन्फेक्शन की बेस पे इसको स्टेजेस के अंदर डिफाइन किया गया। 4 स्टेजेस होती हैं HIV की, जिनके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, HIV एसिम्प्टोमेटिक होता है, HIV सिम्प्टोमेटिक होता है, HIV लीडिंग टू एड्स होता है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन में सिम्टम्स नॉन टू फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, अकर्स 1 to 6 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। विंडो पीरियड होता है, लैक ऑफ HIV एंटीबॉडीज, टेस्ट नेगेटिव बट हाईली कंटेजियस। विंडो पीरियड में ये होता है कि HIV अगर टेस्ट करवाया जाए तो HIV एंटीबॉडीज नहीं होती, लेकिन टेस्ट नेगेटिव होता है, लेकिन पेशेंट जो होता है हाईली कंटेजियस होता है। पीरियड ऑफ रैपिड वायरल रेप्लिकेशन और डिसेमिनेशन होता है थ्रू द बॉडी, और वायरल सेट पॉइंट होता है बैलेंस। वायरल सेट पॉइंट है ये कि बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ HIV एंड इम्यून रिस्पॉन्स की जो HIV की रेप्लिकेशन होती है कि वो किस तरह इम्यून को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है उनका, और HIV का जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो इक्वल हो जाती है। तो इसके अंदर विंडो पीरियड और वायरल सेट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये MCQ में पूछे जा रहे होते हैं। स्टेज 2 के अंदर HIV एसिम्प्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक में जिसमें मोर देन 500 CD4 लीम्फोसाइट्स पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, अपॉन रीचिंग द वायरल सेट पॉइंट तो उन्हें एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बिकम, और बॉडी हैज अ सफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन, और अप टू 10 इयर्स तक ये स्टेज 2 एसिम्प्टोमेटिक स्टेज चलती रहती है। इसमें जो ग्लैंड्स हैं उनकी स्वेलिंग होने शुरू हो जाती है। एंटीबॉडीज अगर ब्लड में चेक की जाए तो वो डिटेक्टेबल होती हैं। स्टेज 3 के अंदर HIV सिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, जिसमें 200 से लेके 499 CD4 T लीम्फोसाइट पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ग्रेजुअली CD4 सेल फॉल करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट डिवेलप सिम्टम्स आर कंडीशन रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन, लेकिन सिम्टम्स माइल्ड होती हैं, इम्यून सिस्टम टोलिएट्स करना शुरू कर देता है, और इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैंसर होना शुरू हो जाते हैं, लाइक न्यूप्लाज्मा होना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अकर होना शुरू हो जाती हैं। और स्टेज 4 के अंदर HIV कन्वर्टेड इनटू एड्स है, जिसमें लेस देन 200 CD4 सेल पर मिलीमीटर क्यूब होना शुरू हो जाते हैं। एज द लेवल ड्रॉप्स बिलो 200 cells per millimeter cube, the
द इम्यून सिस्टम is significantly impaired होना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इलनेस बिकम्स मोर सेवियर लीडिंग टू एन एड्स और पेशेंट इस एज के अंदर डायग्नोज हो चुका होता है कि सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। अब लैब इन्वेस्टिगेशन है। लैब इन्वेस्टिगेशन में ELISA करवाया, AIA करवाया जा रहा होता है। EIA एंजाइम इम्यूनोएसे है। इसमें एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड रिजल्टिंग इन पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मार्क द एंड ऑफ द विंडो पीरियड। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, आल्सो डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू HIV यूज टू कंफर्म EIA। और वायरल लोड होता है। वायरल लोड में HIV RNA इन द प्लाज्मा मुहैया किया जा रहा होता है। CD4 या CD8 सेल्स की क्वांटिटी देखी जा रही होती है और these are markers of lymphocyte HIV kills CD4 cells which results in a significantly impaired immune system। और ORACUT टेस्ट होता है इन द होम HIV किट। जिस तरह आप हेपेटाइटिस की किट होती है, सेम इसी तरह की किट के ऊपर भी HIV टेस्ट किया जा सकता है। विंडो पीरियड में बेटा ये होता है कि पेशेंट्स को सैंपल नहीं होती लेकिन पेशेंट कंटीन्यूस होता है। अगर उसकी एंटीबॉडीज टेस्ट करवाई जाए तो एंटीबॉडीज नेगेटिव आ रही होती हैं, लेकिन पेशेंट इन्फेक्टेड होता है और दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। दैट कंडीशन इज नोन एज विंडो पीरियड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये जो सारी जितनी भी मैनिफेस्टेशन हैं ये डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जिसमें जिससे ही आपके नॉर्मल फ्लोरा को कोई भी चांस नहीं होता है तो इन्फेक्शन क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम वीक होएगा, इम्यून सिस्टम वीक होने के रिजल्ट में इम्यून सिस्टम वीक होने के रिजल्ट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप होंगे तो ये मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे तो निमोसिस कैरनाई नमूनिया होना शुरू हो जाएगा, जिसमें मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। इनिशियल सिम्टम्स में भी नॉन स्पेसिफिक होती हैं और में इंक्लूड नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, फीवर होते हैं, चिल्स हो रहे होते हैं, डिजनी हो रहा होता है, चेस्ट पेन हो रहा होता है। इफ अनट्रीटेड प्रोग्रेस टू पल्मोनरी इम्पेयरमेंट और रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जा चुका होता है। इसी तरह ये मेडिकेशंस होती हैं TMSMG, ट्राइमेथोक्लोरीन, सल्फामेथाक्सोजोल, पेंटामिडीन, और ये प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन को दी जा रही होती हैं। तो जब पेशेंट्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया बेटा वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी कहा जाता है। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम एवं कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। ये भी अगेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं और ये TB होना शुरू हो जाता है। ये तो नहीं पूछ रही कि आप वेंटिलेटर में एस्पिरेशन हो जाती है तो उसको एस्पिरेशनल नमूनिया भी कहा जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी कहा जाता है। अगर एस्पिरेशन हो गई है तो अल्टीमेटली उसको एस्पिरेशनल नमूनिया कहेंगे, और वेंटिलेटर की वजह से अगर हो रहा है तो उसको वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमूनिया कहा जाता है। और पता नहीं आप और ये एग्जैक्ट आप क्या पूछना चाह रही थी। ओके, इसके अलावा GIT मैनिफेस्टेशन अगर देखी जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जिसके अंदर ओरल कैविटिएशन हो रहा होता है, ये प्रोग्रेस टू एसोफेगस और स्टमक तक पहुंच रहा होता है। माइसिलिक्स पॉचेज आर्मिस्टेटन या कीटोपेनोजोल ये मेडिकेशन है जिनके थ्रू ये ट्रीट किया जा रहा होता है। डायरिया रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन या इंटेरिक पैथोजेंस के थ्रू डायरिया हो रहा होता है।
एसिटेट या सीवियर क्रोनिक डायरिया के अंदर ये मेडिकेशन हैं जो दी जा रही होती हैं। इसके अलावा वेस्टिंग सिंड्रोम होता है। वेस्टिंग सिंड्रोम में 10% ऑफ द वेट लॉस्ट एंड क्रोनिक डायरिया और क्रोनिक वीकनेस और फीवर विद एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज की वजह से हो रहा होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाती है, एनोरेक्सिया होता है, डायरिया होता है, GI माल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। एंड वन ऑफ द कॉजेज लैक ऑफ न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट। ऑन्कोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसके अंदर ऑक्साइड सार्कोमा होना शुरू हो जाती है और मोस्टली ये ह्यूमन herpes वायरसेस एक की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, कुटेनियस लीनियन बनना शुरू हो जाते हैं बट में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम लीनियंस डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे होते हैं, डिसफिगरमेंट हो रही होती है, अल्सरेशन हो रही होती है, पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन या बी सेल लिम्फोमास हो रहे होते हैं। दीज आर लीनियंस ऑफ ऑक्साइड सार्कोमा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होती है, HIV इंसेफेलोपैथी हो रही होती है, एड्स डायमेंशिया कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है, प्रोग्रेसिव कोग्निटिव बिहेवियरल और मोटर डिक्लाइन सिस्टम डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एंड दीज आर प्रोबेबली डायरेक्टली रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस न्यू फॉर्म्स होने शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये स्ट्रेप्टोकोकस होना शुरू हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूक्लियोएंसेफेलोपैथी हो सकती है जिसमें वायरल डैमेज ऑफ वाइट मैटर ऑन मल्टीपल लोकेशंस और डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। अब इन वायरल इन्फेक्शन के अंदर मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन होता है जिनमें herpes simplex वायरसेस टाइप 1 और टाइप 2 है, बेसिला जोस्टर वायरसेस हैं, चिकन पॉक्स, कैप्टोमेगेलो वायरसेस हैं या हेपेटाइटिस है। इसके अलावा बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और माइकोबैक्टीरियम एवं कम्प्लेक्स वायरसेस हैं। फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिनके अंदर कैप्टोकोकस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, टोक्सिडोमाइकोसिस है, कैंडिडियासिस है, न्यूमोसिस्टाइटिस यूरोसाइस है और पैरासाइटल इन्फेक्शन जिसमें टैक्सोप्लाज्मोसिस या क्रेप्टोस्पोरिडियासिस है। ये सारे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उनकी प्रिकॉशन या प्रिवेंशन क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए। Safer sex practices and after behavior, safer behaviors, abstain from sharing sexual fluids, reduce the number of sexual partners to one, always use condoms, do not share use drug injection equipments as well for blood screening or treatment of blood products. मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इसको कैसे मैनेज किया जा रहा होता है, ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग जिसमें एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स दी जा रही होती हैं। अब ये एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स क्या हैं, एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स दिए जा रहे होते हैं, इंटीग्रेटेड इनहिबिटर दिए जा रहे होते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होने देते हैं, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। Management also focuses upon the treatment of specific manifestation and condition related to disease as well. बस दैट्स ऑल। तो ये था एड्स के बारे में।
इसमें अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। एचआईवी इन्फेक्शन मेनली ना इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा होता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा होता है। अब ये तो या तो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है, स्पेशली डिप्लीशन ऑफ CD4 lymphocytes, ये इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन कर रहा होता है। अब ये डिस्ट्रक्शन कैसे करता है, या तो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एचआईवी रेप्लिकेशन होता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून साइटोटॉक्सिसिटी होता है, या थाइमिक डैमेज होना शुरू हो जाता है ताकि थाइमोसिन रिलीज ना हो और इसकी प्रोडक्शन भी ना हो। तो इस तरह ये एचआईवी जो इन्फेक्शन है ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वीक कर रहा होता है।
ओके, इसमें कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ ना आई हो HIV एड्स के बारे में? इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी कल हम वाइट बोर्ड पे इसको HIV का साइकिल जो है वो अगेन देख लेंगे कि किस तरह इफेक्ट कर पाता है। ओके, कल 5 to 7 PM हमारी क्लास है ना, उसमें देख लेंगे। जी बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली यस, इंशाल्लाह होगा।